Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. In this session, we'll discuss the important articles that are associated with 13th of May. So आज के सेशन में हम हिंदू के दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको कवर करेंगे और साथ में कुछ आर्टिकल्स लेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रेलिवेंट हैं. सो कहाँ पर किसकी क्या लिंकेज है मैं वो भी शेयर कर दूंगी, मतलब मेंस में ये कौन सा आर्टिकल किससे लिंक करता है. सो दैट टू ऑल्सो आई शेयर. बट ये कोशिश ज़रूर रखो अपनी कि आप खुद से ये लिंक जो है वो डेवलप करना शुरू करो कि अच्छा ये आर्टिकल इससे लिंक कर सकता है. सो वो आएगा आपके सिलेबस से और मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी तक आप सबको सिलेबस याद हो गया होगा क्योंकि मैं रोज़ ये कहती हूँ. एंड सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. अब इसी के साथ आज जो हम कवर करेंगे वो लिस्ट आपके सामने है. पहला है टाइगर रिजर्व जो कि है बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व. मतलब नाम से ऐसा लग रहा है कि टेम्पल टाइगर रिजर्व. सो इसकी जो भी हिस्ट्री है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी. ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है और ये कहाँ है? ये टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर. तो आज अपने को क्या करना है, कर्नाटका घूम के आना है और कर्नाटका के जो भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है. मैं ऑलरेडी कर्नाटका के एक टाइगर रिजर्व की बात कर चुकी हूँ जब फिर मैंने आपको नॉर्थ टू साउथ लिस्ट दिखाई थी जहाँ पर हमने बांदीपुर और बाकी जितने भी टाइगर रिजर्व थे भद्र, तो मैंने नॉर्थ टू साउथ आपको बोला था कि देखो. और कर्नाटका हम ऑलरेडी घूम चुके हैं तो आज अब कर्नाटका के टाइगर रिजर्व जब आप देखोगे तो आपके लिए वो रिवीजन होनी चाहिए, राइट. अगर आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो ये आपके लिए काम करेगा, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो क्या ही कहें. ठीक है, चलिए अगली जो स्कीम है, एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है पोषण भी पढ़ाई भी. तो ये आंगनवाड़ी से डील करता इनिशिएटिव है. वैसे ओवरऑल देखो तो बहुत अच्छी बात है. आप अपने जीवन में ही देख लो, अगर आप पढ़ रहे हो या आप कोई भी काम करो, जब तक हेल्थ है तब तक सब कुछ है. हेल्थ है तो ही वेल्थ है ना. तो ये सोचो कि कमा लें, पढ़ लें या एग्ज़ाम क्लियर हो जाए लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, लगे हुए हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन अच्छी डाइट नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है. सो कब तक चलोगे? तो वो कहीं ना कहीं तो थकोगे, कहीं ना कहीं तो रुकोगे, जल्दी बीमार पड़ जाओगे. इम्यूनिटी आज स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. तो यहाँ पर पोषण और पढ़ाई दोनों को ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ हम पोषण भी और पढ़ाई भी, ये इनिशिएटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू में बात कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, सो दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट. ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है. फिर उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है दैट इज सक्षम और लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो बेसिकली नाम से पता चल रहा है सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो कुछ लर्निंग है, किसकी रिगार्डिंग लर्निंग की बात कर रहे हो. यहाँ पर हम थोड़ा हेल्थ सेक्टर में एंटर करेंगे. तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनकी लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है. मतलब उनकी भी लर्निंग, बिल्कुल हाँ. आपको देखो, यू हैव टू बी अपडेटेड विद नॉलेज, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स. आप किसी भी प्लेटफॉर्म प्लेथोरा पे काम कर रहे हो, राइट. सो सक्षम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके बारे में इन डेप्थ कवर करेंगे, आपके जीएस पेपर 2 से लिंक होता है. ड्यूगोंग जीएस पेपर 3 से लिंक होता है. एक स्पीशीज है, सी काओ भी बोलते हैं इसको. और अगर आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस पहले कर चुके हो, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ जब ये सेशंस हमने लिए थे, इनिशियली पीवाईक्यूज भी मैंने शेयर किए थे, तो आपको पता होगा कि ड्यूगोंग से ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है. अभी वापस से ये स्पीशीज न्यूज़ में है, सो विल टॉक अबाउट इट. 2 एडिटोरियल्स है. पहला एडिटोरियल तो कह रहा है कि ये जो वेलफेयर स्पेंडिंग पे जो होनी चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, चाहे वो मनरेगा जैसी स्कीम्स हो गई या फिर सब्सिडाइज रेट्स पे जो ग्रेन्स मिलते हैं उसके रिगार्डिंग स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम है, राइट, मातृवंदना योजना है. तो इन स्कीम्स पे जो सरकार खर्चा कर रही है, जो एलोकेशन होना चाहिए वो अब कम हो गया है. तो वो यहाँ डिस्कस किया है. अब इसको इसमें कंपैरिजन भी किया था 2014 से पहले, जब 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उसके कंपैरिजन भी है. हमें वो ज़्यादा कंपैरिजन नहीं देखने हैं. ओवरऑल ये आर्टिकल का एसेंस क्या है, आपके यहाँ पर फैक्ट्स मिलेंगे, आपको कुछ डेटा मिलेगा और साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ द आर्टिकल राइटर क्या कहना चाहते हैं तो उसको कवर करेंगे. जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. सेकेंड जो एडिटोरियल है दैट इज बहुत ही अच्छा, एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. आयुष कोलैबोरेशन विद ICMR फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन इज द राइट स्टेप, क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि देखो, आयुष बेसिकली जो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, इसमें हम बात करते हैं. रिजल्ट हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेद ये लो, योगा करो, रिजल्ट दिखता है, लेकिन क्या साइंटिफिक एविडेंस है? इसकी वजह से यहाँ लिमिटेशन आ जाती है.
उसको कैटर करने के लिए अब आयुष ने कोलैबोरेट किया है विद ICMR फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन। कैसे क्या, वो जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जब ये आर्टिकल आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि अब आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे हम इस सेशन के अंदर प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ कर्नाटका स्टेट को लिखा है कि एक्शन लो अगेंस्ट द इलीगल रिसोर्ट्स एंड होम स्टेज जो कि हैं इन बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, चामराजनगर आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, वहाँ पर है। सो इट इज़ लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, इन द कर्नाटका स्टेट। दिस यूनिक बायोजियोग्राफिकल हैबिटेट ये बेसिकली है इन द मिडल ऑफ ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये जगह बेसिकली आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। कर्नाटका में ये टाइगर रिजर्व है। द टाइगर रिजर्व डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम बिलगिरी, द वाइट रॉकी क्लिफ which was the temple of Lord Vishnu, locally known as रंगास्वामी। सो ये यहाँ से लॉर्ड विष्णु का जो टेम्पल था, तो वहाँ से जो टर्म लोकली हम बोलते हैं रंगास्वामी, सो वहाँ से ये नाम पड़ा बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। 2011 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडियस टाइप और मॉइस्ट डेसिडियस सेमी एवरग्रीन जैसे शोला पैचेस, ये सब आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। मैं ऑलरेडी आपके साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में वैसे तो बात कर चुकी हूँ, तो ये तो वैसे आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, बट मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। NTCA की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। 2006 में ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हो गया NTCA के बारे में। रही बात इस टाइगर रिजर्व के फ्लोरा और फना स्पीशीज की, तो एनिमल्स जैसे टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर, फोर हॉर्न एंटीलॉप, तो ये सब स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो हियर इट इज। कौन सी मिनिस्ट्री है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। क्या किया है उन्होंने? एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। क्या नाम है उस प्रोग्राम का? पोषण भी पढ़ाई भी। बिल्कुल सही बात है। ये किस लिए होगा? ये फोकस करेगा ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, जिसको आप ECCE ऐसे प्रोनाउंस मतलब यहाँ पे मेंशन है। सो अगर आपको आगे ECCE दिखेगा दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर और एडुकेशन, इस पे फोकस करने की बात करी जा रही है एट आंगनवाड़ीज अक्रॉस द कंट्री। सो अर्ली चाइल्डहुड केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल हब्स बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये आंगनवाड़ी सेंटर्स अगर न्यूट्रिशनल हब्स हैं तो दूसरी तरफ ये एडुकेशन भी दें, एडुकेशन इम्पार्टिंग सेंटर्स भी हों। सो पोषण भी हो, पढ़ाई भी हो, जहाँ पर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब 6 साल से जो बच्चे छोटे होते हैं वहाँ पर, राइट, एट आंगनवाड़ीज। सो ये जो मिशन है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, जो कि आपके नेशनल एंड एनविसेज अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मिनिस्ट्री ने 600 करोड़ एलोकेट किया है। किस लिए? आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ अर्ली चाइल्डहुड केयर और एडुकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग फॉर द आंगनवाड़ी वर्कर्स। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन, टू ट्रांसफॉर्म द आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू नॉट ओनली न्यूट्रिशन हब्स, बट आप क्या चाहते हो साथ में वो एडुकेशन इम्पार्टिंग सेंटर्स भी हो, जहाँ पर एडुकेशन को भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा इन द मदर टंग अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ऐसा करने से, पोषण भी पढ़ाई भी ECCE पॉलिसी के आने से, हर एक बच्चा वुड बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ मतलब 2 घंटे की हाई क्वालिटी प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन डेली वहाँ पर दी जाएगी। आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं इंडिया के अंदर,
ये बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS प्रोग्राम सबने सुना ही होगा। एंड ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग लाइक बेसिक हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, राइट, टू द चिल्ड्रंस जिनकी एज 6 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया में मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13.9 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 8 करोड़ बच्चा, 8 करोड़ बेनिफिशियरी चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6, वो मतलब आप देख रहे हो, दे आर द बेनिफिशियरीज। सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मतलब आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी इनका एक सिग्निफिकेंट स्कोप है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेल्थ और न्यूट्रिशन और एडुकेशन तीनों जो हैं अच्छे से प्रोवाइड करी जाए। जैसे हम यहाँ पर नॉन फॉर्मल जो प्री स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आपने कभी देखा हो, हमने भी बचपन में मतलब देखा है ना, जैसे हम खेलते हैं, हम मेकिंग ऑफ टॉयज़, प्ले इक्विपमेंट्स। सो यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स बेसिकली इशू यह आता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एडवोकेट नहीं है, रेम्यूनरेशन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलता है वो भी थोड़ा लो है, और प्रॉपर मैकेनिज्म्स नहीं है मॉनिटरिंग के, इवैल्यूएशन के, ताकि आप आंगनवाड़ी सर्विसेज की इफ़ेक्टिवनेस को असेस कर पाओ, राइट। तो ये कुछ इश्यूज भी हैं, और ये लेकिन जो प्रोग्राम है इस डायरेक्शन में, ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अगला जो आपका इनिशिएटिव है दैट इज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सक्षम। किसके लिए सक्षम होना है आपको? फुल फॉर्म सक्षम की है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। अच्छा, क्या है अभी समझते हैं। सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का। ये देख सकते हो आप। क्या होगा? एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए इलेबोरेट करती हूँ ताकि आपको ये जो मतलब सक्षम के बारे में चीज़ें जो हैं थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। तो सक्षम बेसिकली एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये हमें पता चल गया। ये क्या करता है? ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और एजुकेशन देगा किसको? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑल ओवर द इंडिया। ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रिगार्डलेस ऑफ मतलब वेयर दे वर्क, किस तरीके के हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे हो, चाहे वो रूरल सेक्टर में, रूरल इंडिया में क्लिनिक्स में काम कर रहे हो, सो ये रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे वर्क और व्हाट टाइप ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिक्स दे वर्क इन, ये प्लेटफॉर्म उनके स्किल्स और उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। सो ये प्लेटफॉर्म इंश्योर करता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फ्रॉम दोज हु आर वर्किंग इन स्मॉल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द रूरल एरियाज, या फिर वो चाहे बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो सिटीज़ के अंदर, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन का एक्सेस दोनों पार्टीज़ को मिले। सो दिस इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? वी वॉन्ट टू इंश्योर ना कि ऑल द पेशेंट शुड रिसीव द बेस्ट पॉसिबल केयर। तो यहाँ पर हर टाइम आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना रहता है, अपडेट करना रहेगा। तो यहाँ आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी बेस्ट ऑफ मेडिकल, लेटेस्ट जो मेडिकल नॉलेज है, जो टेक्निक्स हैं, ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी अप टू डेट रहें। और वो फाइनली इम्पैक्ट किसको करेगा? पेशेंट्स को ही करेगा। आपके हेल्थ केयर सिस्टम की जो क्वालिटी है इंडिया के, वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो सक्षम, अब आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सक्षम है क्या। पहले तो सक्षम एक बेसिकली डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है टू ऑफर द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म का एम है टू इंश्योर इंक्लूसिव कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रेंजिंग फ्रॉम दोज, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो रूरल एरिया हो, रिमोट एरियाज़ हो, मतलब चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे हो, सो सबके लिए एक समान। ये जो सिस्टम है, इट विल होस्ट ओवर 200 पब्लिक हेल्थ एंड 100 क्लिनिकल कोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल थ्रू द ऑनलाइन मोड। सक्षम विल बी डेवलप्ड एज सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स रिपोजिटरी। इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगी। सो सक्षम बेसिकली हम क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक वीडियोज़, आर्टिकल्स, इंटरेक्टिव टूल्स जो कि डिज़ाइन होंगे टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सो एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर healthcare professionals can go to find all the training and teaching materials, right? So all the resources at one place. It will be easier for the
healthcare professionals also to access the training, the teaching, the materials they need, no matter where they are located in India, right? So it also acts as a central database of the trained healthcare professionals in the country. बिल्कुल सही बात है, कहीं पर भी आप लोकेटेड हो आप एक्सेस कर सकते हो, इट विल सेव द टाइम, लर्निंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी. ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स रिपोजिटरी विल हेल्प टू इंश्योर कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन का एक्सेस हो, जो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट द पेशेंट्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, क्लियर है? अब सक्षम को लेके कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, रखना भी नहीं है. ठीक, आगे चलते हैं. अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन इन तमिलनाडु रिसेंटली रेस्क्यूड एंड रिलीज्ड अ यंग डुगोंग. ये तस्वीर है जिस स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, और तस्वीर याद ज़रूर रखो, क्योंकि जितनी पिक्चर्स और इमेजेस के थ्रू आप चीज़ें याद रख पाओगे वो आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा. बहुत कुछ है, कितना कंटेंट है जो हमने समझना है, कितना वास्ट सिलेबस है. सो चीज़ों को आसान करते हैं, कुछ पिक्चर्स के थ्रू याद करते हैं, कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं, कुछ जहाँ रट्टा मारना है वहाँ मारना ही है. आधी चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि लाइक 70% भी लगा लूँ, 75% आपकी रैशनल थिंकिंग है, लेकिन वही 25% आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. और वो याद कैसे रख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं सबके. तो इमेजेस के थ्रू, अब जैसे डुगोंग है, आप ये तस्वीर ध्यान में रख लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम किस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं. न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के जो ग्रुप ऑफ फिशरमैन हैं इन द तमिलनाडु, दे रिलीज्ड रेस्क्यूड यंग डुगोंग दैट वाज कॉट इन देयर फिशिंग नेट. तो इसको सी काउ भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक हर्बीवोरस मैमल है. इसके रिगार्डिंग मैं और आपको बातें बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा व्हाई इट इज़ कॉल्ड सी काउ. They have a broad but fragmented range inhabiting the warm coastal waters of the Indian and Pacific Oceans. कहाँ पाए जाते हैं? warm coastal waters में. Sea cows हैं that are found in the northern waters of Australia. The largest population of sea cows is found there. Second largest population is found in Arabian Gulf. So dugong are not considered migratory, but they are known to travel great, बहुत लंबे distances तक ये travel कर जाते हैं to find their food. जनरली दे इनहेबिट इन शैलो वाटर्स, मतलब जहाँ पर 10 मीटर तक की डेप्थ होती है, और इनकी लेंथ 2.2 to 3.4 मीटर्स होती है. दे हैव अ टैपर्ड बॉडी, राइट, दे लैक नेल्स, और ये लॉन्ग लीव्ड एनिमल्स हैं. 73 ईयर्स तक जी जाते हैं. ये इतने तो आजकल इंसान ही नहीं जी रहा है, तो लॉन्ग लिव्ड. वल्नरेबल है, मतलब ये बोलने का मतलब इसलिए होता है ताकि आपको चीज़ें थोड़ा याद रहे. और डुगोंग से तो ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ भी चुकी है. यहाँ पर हम इनको सी काउस बोलते हैं. सी मतलब ये हर्बीवोरस हैं, विच मीन्स दैट दे ईट ओनली प्लांट्स लाइक सी ग्रास. So they can spend up to, you can say, 6 hours a day feeding on the seagrass. That is why they are sometimes called as sea cows, and they are important to the ecosystem also. क्यों? Because they help to maintain the health of that seagrass beds, and overall it provides, it is very important na, because it gives you habitat for many other marine species also, right? So that is why we covered here dugong, and that was in news also. Moving on to the next article. अब हम थोड़ा खर्चे की बात करते हैं. खर्चा मतलब वेलफेयर स्पेंडिंग. अब वेलफेयर कहाँ, मतलब वेलफेयर स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, उस पर जो स्पेंड करना चाहिए, जितना स्पेंड हो रहा है क्या वो सही है, वो कम हो गया एक्चुअली, ये आर्टिकल कह रहा है. तो यहाँ पे राइटर का क्या कहना है देखो, ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है वैसे आर्टिकल. सेंट्रल एलोकेशंस फॉर वेलफेयर स्कीम्स एंड सेक्टर्स दैट इंश्योर्स बेसिक राइट्स दे हैव डिक्लाइंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी. जीडीपी के प्रोपोर्शन में ये डिक्लाइन हो गया. जैसे जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीडीपी ग्रो होती है, प्रोग्रेस करते हो, प्रोडक्शन होती है, वैसे वैसे आपके विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी द प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी आप कौन से सेक्टर पे लगा रहे हो. जीडीपी के प्रोग्रेस के साथ साथ आपका जो एलोकेशन है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी वो बढ़ना चाहिए. लेकिन यहाँ आपने वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा कम किया है. एक पैराडॉक्स भी बनता है यहाँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी. लेकिन ये देखो 2021-22 से आंगनवाड़ी प्रोग्राम जैसे ICDS अभी मैंने बात करी वॉज मर्ज विद द पोषण अभियान. ओवरऑल जब आप मर्ज कर रहे हो तो कंपोनेंट्स और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन एलोकेशन वेंट डाउन. मतलब जहाँ पर आप 0.13% ऑफ जीडीपी था वो हो गया 0.07% इन 23-24, मतलब हाफ, ऑलमोस्ट हाफ. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के हिसाब से
एनेमिक, अंडरवेट, स्टंट चिल्ड्रंस इंडिया के अंदर देखो 67%, अंडरवेट 32%, स्टंट 36%। हेल्थ केयर सेक्टर देख लो कैसा, वो मतलब ये नंबर बता रहा है कि इट इज़ अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, इंडिया का है 5। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आ रखी है, और दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि एलोकेशन जो है वो गिर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, राइट। सो ये एक पैराडॉक्स है। जैसे कि काफ़ी स्कीम्स का इस आर्टिकल में मेंशन है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम, जो स्कीम मतलब 12 करोड़ बच्चों को ऑलमोस्ट कवर करती थी, जिसकी वजह से जिस स्कीम से आज क्लास अटेंडेंस इंप्रूव हुई है, लर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं, न्यूट्रिशनल आउटकम्स इंप्रूव हुए हैं, स्टंटिंग रिड्यूस हुई है, लेकिन बजट एलोकेशन में डिक्रीज्ड, द बजट एलोकेशन फॉर मिड डे मील डिक्रीज बाय 50% एज द शेयर ऑफ जीडीपी। मतलब 0.08% था, वो हो गया 23-24 में 0.04%। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि मैटर्निटी बेनिफिट्स एज कैश ट्रांसफ़र 5,000 का टू द विमेंस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनको देती थी। अब यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर मतलब यू वांट टू कवर ऑल द विमेंस एट बर्थ, तो स्कीम को चाहिए अराउंड कुछ 14,000 करोड़, लेकिन बजट में इट इज़ येट टू क्रॉस 3,000 करोड़। मनरेगा स्कीम्स जो कि बोला गया था कोविड-19 के टाइम पे लाखों की मतलब कितनी जॉब्स चली गई थी, तो वहाँ पर 100 डेज़ का अगर एश्योर्ड आपको गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जहाँ पर आपने फूड सब्सिडाइज रेट पे आपने फूड ग्रेन्स दिए थे कोविड टाइम की याद, वो टाइम याद करो जहाँ पर ये स्कीम्स ने इनकी रेलिवेंस कितनी ज़्यादा थी। मतलब 10 करोड़ पीपल को दैट स्कीम प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। आज इसका एक्सपेंडिचर, इस पे खर्चा एज अ शेयर ऑफ जीडीपी वेंट मतलब फ्रॉम 0.26% टू 0.20%, और वहीं पर आप सब्सिडीज़ के लिए स्कीम देखो तो उसमें इट वेंट फ्रॉम 0.65% टू मतलब फ्रॉम 0.94 टू 0.65%। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एलोकेशन जो है वो गिर रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लिखा उन्होंने, दैट प्रोवाइड पेंशन टू एल्डर, विडोज, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। इसका शेयर देखो एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, इट्स एलोकेशन वेंट डाउन फ्रॉम 0.06% टू 0.03%, आधा हो गया। तो यहाँ आर्टिकल में मेंशन है मतलब कि जब एनडीए जो 2014 से पहले का टाइम था उसके विद रिस्पेक्ट टू में, बट हम वो अभी नहीं मतलब आई विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आर्टिकल में एक टर्म मेंशन है, न्यू वेलफेयरिज्म ऑफ द राइट। मतलब आज सरकार जो है आज या पहले ले लो, दे वर डिलीवरिंग मतलब दे आर रिलेटिवली सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग टेंजिबल गुड्स। जैसे आपने उज्ज्वला योजना और सिलेंडर दे दिया सब्सिडाइज रेट में, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है ना, ये टेंजिबल है, ये चीज़ें दिखती हैं। तो ये आपके इलेक्टोरल गेन्स में दे ऑथर आर्ग्यूज दैट देर आर रिच इलेक्टोरल गेन्स in new welfareism as tangible goods, easy to deliver, easy to monitor, और सरकार भी बता सकती है, राइट। सो जहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी चाहे हो रहा हो, वो अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है, एम्पावरमेंट होता है उससे। आप इनडायरेक्टली चाहे आज एक बैंक अकाउंट खुल गया, लेकिन उससे उसके इनडायरेक्ट और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी कोई कम नहीं है। सो यहाँ बात लेकिन ये है कि अब टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वही रिच इलेक्टोरल गेन्स, जहाँ पर आपने वी शुड लाइक गिव सर्विसेज लाइक प्राइमरी एजुकेशन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आज आप पैरामीटर्स देख रहे हो, उन पैरामीटर्स में क्या हम लोग हेल्थ एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बेसिस पे अगर मैं इस इंडेक्स के बेसिस पे इंडिया की रैंक देखूँ तो वो 132 है, जो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट ही रह रही है। राइजिंग माल न्यूट्रिशन लेवल्स हैं। इंडिया के लिए अगर आपको सुपर पावर बनना है तो ऐसे अनएडुकेटेड और अनहेल्दी पॉपुलेशन के साथ नहीं बन सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आर्टिकल कहता है कि इट इज़ ओनली फेयर टू एक्सपेक्ट दैट एज कंट्रीज जीडीपी ग्रो, प्रोडक्शन बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो वेलफेयर प्रोग्राम्स पे जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, दैट शुड ऑल्सो ग्रो प्रोपोर्शनली, राइट, प्रोपोर्शनेटली। तो ये राइटर का यहाँ पर कहना है, ठीक है। एक और आर्टिकल है, आयुष कोलैबोरेशन विद ICMR फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन इज द राइट स्टेप। आयुष मतलब योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। अब क्या है ना, जैसे अपने
कोविड का टाइम लिया, हमने कहा काढ़ा पी लो, जिसके अंदर हम लोग हल्दी और अदरक, काली मिर्च और गिलोय, तुलसी के पत्ते डाल के काढ़ा बनाते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप ठीक भी हो जाते हो। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस है, प्रूव नहीं कर सकते। जहाँ पर आप एलोपैथी की मेडिसिन लेते हो तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेदा में एविडेंस नहीं है। ठीक भी हो रहा है लेकिन वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो अब आयुष मिनिस्ट्री ने ICMR के साथ दे हैव जॉइंड हैंड्स टू अंडरटेक क्वालिटी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स टू जनरेट एविडेंस ऑन द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आयुर्वेदा विद द मॉडर्न मेडिसिन। मतलब एक तरफ तो एलोपैथी के लिए एविडेंस हो गया, अब क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे जब आप किसी, जैसे मान लो पेशेंट भी है, उसको आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी दोनों चल रहा है। पहले या तो सिर्फ ओनली एलोपैथी, अब आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी, तो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, एविडेंस मिलेगा, दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि जिस सेक्टर में अभी लिमिटेशन आ रखी है, लिमिटेशन इसी चीज़ की है, तो वो ओवरकम हो पाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा स्टेप है और अच्छा स्टेप है। कोलैबोरेशन से टू बिगिन विद, द कोलैबोरेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू आयुर्वेदा। अभी सिर्फ हम आयुर्वेदा को ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ईच सिस्टम विल बी टेस्टेड टुगेदर विद द मॉडर्न मेडिसिन। अभी मॉडर्न मेडिसिन के साथ टेस्टिंग हो रही है, फिर बाद में अलग से भी हो जाएगी, लेकिन टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। So encouraging the trial outcomes might probably serve as a starting point to further take the trials using the Ayurveda interventions, right? So एक पहला major step है in the evidence based approach, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा step है, क्योंकि जो sector अभी major limitations से सफ़र कर रहा था, limitations क्या थी वो मैंने आपको बताई कि पोटेंशियल है लेकिन आपके पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है टू प्रूव। तो ये डायरेक्शन में ये स्टेप उठाना, ये कोलैबोरेशन, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे ऑल्सो, राइट। ये सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off. We'll meet you on Monday with other important set of articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning. All the best.